बहुत से लोगों ने कहा था शायद मैं पीटीआई ज्वाइन कर रहा हूँ और अगर इमरान खान बाहर होते तो मैं शायद कर भी लेता, शायद क्या मैं ज़रूरी कर लेता। ये जो एक आम आदमी है, आजकल कहा ये जा रहा है कि पीएमएलएन में इसकी जगह नहीं है। क्या पहले भी टिकट लेना आसान था? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था, हमेशा से मुश्किल था। कामरान टिसौरी साहब का जाना, उसको आप कैसे देखते हैं? कामरान टिसौरी जब बने थे तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे। कामरान टिसौरी ने बहुत सी चीज़ें बड़ी पॉज़िटिव की, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव की। एक तो उन्होंने गवर्नर हाउस को अवामी बनाया, जेन्युइनली। आप खान साहब की पार्टी, आप पीटीआई। देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान दोस्त खान लोग वापस आएगा तो फिर वही करेगा। अब भी कोई ख़राब चीज़ नहीं होगी अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे और हुकूमत में आएंगे। एक तो उनको हुकूमत में आना चाहिए बिकॉज ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? करीब आ गया वक्त। है अच्छा, जी, खबर दे रहे हैं आप? खबर दे रहा है इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूँ किरण आफ्ताब। जनाब, अगर बात करनी है मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल की, अगर आप जानना चाहते हैं कि नई नस्ल को किन ट्रैक्स के ऊपर चलना चाहिए कि वो तरक्की करें, आला तालीम किस कदर ज़रूरी है, घर से आपको जो परवरिश मिलती है, जो आपकी तरबियत होती है, उसको अमली ज़िंदगी में लाया कैसे जाता है, अगर इन मौज़ूआत के ऊपर बहुत कुछ जानना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा आज का पॉडकास्ट लाजमी, क्योंकि हमें हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने ज्वाइन किया है, साबिक गवर्नर सिंध और सबके साथ साथ सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया आज आप आई मीडिया को वक्त दे रहे हैं। थैंक यू भाई, आपने इनवाइट की। भाई, हम ये चाहते हैं कि हम आपसे सियासत की मजमूई सूरत हाल के बारे में बात करें जी। और जैसे एक घर है और उसके एक से ज़ायद मकीन हैं और उनका अपना अपना मिजाज होता है, तो आपके यहाँ तो सिर्फ मिजाज ही नहीं है, पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मुख्तलिफ हैं। तो मुल्क की सियासत में तवाज़ुन, घर में घर के अफराद के साथ, फैमिली के साथ में एक सियासी तवाज़ुन वहाँ भी चाहिए। जी बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो एक हिजान है आजकल, हम इसके ऊपर आपसे लाज़मन बात करें। पहले हम पीएमएलएन से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा-सा। एक बड़ा पुराना सा लगता है बाज़ लोगों को सवाल, लेकिन बाज़ लोगों का मानना ये है कि अब इतना भी गलत नहीं है। नून में से नून, शीन या फिर मीम, क्या रह गया, क्या निकल गया? आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? देखिए, मैं तो ज़ाहिर है हमारे को पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था नहीं और बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं था। ना पंजाब से ताल्लुक, क्योंकि अगर आप पंजाब में रहते तो ज़्यादातर पॉलिटिक्स तो वहीं होती ना। कराची में तो इस किस्म का पॉलिटिकल माहौल ही नहीं है, तो ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। ज़ाहिर है फॉलो करते थे, वालिद साहब फॉलो करते थे, हम उनके से समझते थे, उनको बोलते हुए देखते थे। तो एक नेचुरल इंटरेस्ट, पाकिस्तान में 2 चीज़ों पर तो हर बंदा माहिर होता है, एक पॉलिटिक्स और एक क्रिकेट। आपको जिससे भी भी आप लगता है नीचे गए, माहिर होता है? आप किसी से भी पॉलिटिक्स पे बात शुरू कर दें, वो अपना उस राय होएगी। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि उसके लिए ये कोई रॉकेट साइंस है। सो पॉलिटिक्स में एक इंटरेस्ट होना तो एक नेचुरल चीज़ थी। बट ऑब्वियसली कि हमने क्या चीज़ में जाना है, वो तो पॉलिटिक्स में जा ही नहीं सकते थे। ना जायदादें थीं, ना कोई इंडस्ट्रीज़ थीं। वालिद साहब जनरल थे, रिटायर्ड जनरल थे। तो बट हम लकीली हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड जॉइन किया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़ाहिर है बट ये हमारे सब भाइयों में एक चीज़ थी कि जरासीम पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा थे। तो मैं आईबीएम में था और बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा था, बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। बाहर बहुत रहा और मैं छोड़ के आ गया अर्ली, बहुत रिटायरमेंट से बहुत साल पहले, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वजह बनी? नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं जॉइन कर दिया। मैंने कहा कि इंसान को कुछ और भी करना चाहिए ना। मतलब अगर कुछ और करने के लिए आप अगर नॉर्मल रिटायरमेंट एज जो 60 साल होती है, अगर उसको छोड़ेंगे तो उससे यू आर टू ओल्ड टू परस्यू अ न्यू कैरियर। तो लेट्स सी अपॉर्चुनिटी क्या होती है। उस वक्त ज़हन में कुछ भी नहीं नहीं, था। नहीं, कुछ भी नहीं था। और फिर वो एक बाय स्ट्रोक ऑफ लक एक ऐसा हुआ कि मुझे ऑफ़र आई। आई मेट शहबाज शरीफ। तो उन्होंने जब मुझे ऑफ़र दी जॉइन करने के लिए, तो मैंने सोचा 10 मिनट, और मैंने सोच के 10 मिनट में लाहौर में था। अच्छा। और पहले तो मैंने सोचा कि मैं वापस जाता हूँ कराची में, अपनी वाइफ से, फैमिली से डिस्कस करता हूँ। फिर मैंने कहा अगर उन्होंने नो कर दिया तो फिर क्या होगा? इससे पहले येस कर दो। आपने रिस्क ही नहीं लिया। हाँ, रिस्क मैं हमेशा ऐसी फैसला मैं बहुत फ़ास्ट करता हूँ कि एक दफ़ा जब फैसला सोचने के लिए 10-15 मिनट बहुत होते हैं,
कोई भी बड़ी चीज़ हो आपकी जॉब में होती है, ये इन्वेस्ट करें ना करें, पोजीशन लें ना लें, जो भी है बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। तो एक नेचर ऐसी है मेरी कि मैंने निकला वहाँ से, उनसे मिल के मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा, एंड विद इन 10 मिनट्स आई कॉल्ड हिम बैक कि ठीक है जी मैं ज्वाइन कर। 10 मिनट में अगले 10 साल सोचे हाँ, आपने? बहुत बड़ा एक जंप था ना, और ये था 2012 जुलाई अगस्त, और 2012 जुलाई अगस्त का मतलब ये था कि 2013 में इलेक्शंस होने थे अप्रैल वक़्त बहुत मई कम में, था। वक्त बहुत कम था, तो दोज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। और मैं बिल्कुल पीएमएलएन की पॉलिटिक्स से 100% सहमत था, उस वक़्त इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। एक तो होता है ना, बहुत से लोगों ने पीटीआई इसलिए ज्वाइन किया, खासतौर पर ख्वातीन ने, कि वो इमरान खान हैंडसम बहुत है, और नून लीग वाले कहते हैं कि मियाँ साहब शरीफ बहुत है, ठीक है। तो इसलिए एक पॉलिसीज होती हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे फॉरेन पॉलिसी थी, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी थी, चाहे इकोनॉमी थी, चाहे सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से पोजीशन थी। दीज आर कोर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। तो उस पर जो नून लीग की पोजीशन उस वक्त थी, आई वाज विद देम 100%। दैट इज व्हाई व्हेन द ऑफर केम आई एक्सेप्टेड। ऐसे आप आ गए और आपको लगता है कि आपने एक अच्छा फैसला भी किया। बहुत अच्छा फैसला किया, जाहिर सी बात है। देखिए ना, बात यह है कि इवन अभी जब से बहुत से लोग मुझे याद दिलाते हैं कि भाई आपने नून लीग छोड़ दी, आपको नून लीग की वजह से आप मिनिस्टर बने, आप गवर्नर बने, आप बड़ी बड़ी पोजीशंस आपने हासिल की, वरना तो आप कुछ भी नहीं थे। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बट मैं उनको, दोस्तों को, सबको ये कहता हूँ कि जो भी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है उसमें दोनों के लिए फ़ायदा होता है। तभी तो एक पॉलिटिकल पार्टी लेती है आपको, या आपको कोई ओहदा देती है, उसका अपना इंटरेस्ट ये होता है कि जी ये काबिल है, मेरिट पर है, ये जो भी रीज़न है, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप एक पोजीशन दे दें। और इंडिविजुअल के लिए ज़ाहिर सी बात है एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। आपने पॉलिटिक्स करनी है, यू नीड अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ना। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि जिनके पास पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो उनकी आवाज़ जाएगी कहाँ तक। तो जब पीएमएलएन ने अपने असूल छोड़ दिए, वो बेसिक प्रिंसिपल, तो मैंने भी छोड़ दिए उनको। बेसिक प्रिंसिपल छोड़ा, नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी से हट गए, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की पॉलिसी पर आ गए। इसको ऐसे देख सकते हैं? जी, ऐसे ही देख सकते हैं। एक्चुअली शहबाज शरीफ जो थे ना, शुरू से बिल्कुल डिफरेंट उनका थिंकिंग थी। पाकिस्तान की ये जो मैंने बेसिक ब्रॉड इश्यूज़ बताए ना, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से, ही नेवर वांटेड कि जी मिलिट्री के साथ आप कन्फ्रंटेशन करें। नवाज शरीफ कन्फ्रंटेशन नहीं, वो ये कहते थे कि ये आइन के हिसाब से इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट और द पार्लियामेंट जो सुप्रीम है, और फैसला साजी उनका हक है। सो हर ये दफ़ा 3 दफ़ा उनकी झगड़ा हुआ ना, तीनों दफ़ा बाहर हुए ना, किसकी वजह से? इसी वजह से बाहर हुए। तो और सो उनका बिल्कुल थिंकिंग इसी तरह से, फॉरेन पॉलिसी में नवाज शरीफ की बहुत स्ट्रॉन्ग थिंकिंग ये थी, जो कि मैं 100% सपोर्ट अब भी करता हूँ, कि जी खत्ते में अमन होना चाहिए। अमन होगा तो ट्रेड होगा, ट्रेड होगा तो आवाम के लिए इकोनॉमिक बेहतरी आएगी। एक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब्स आएंगी, काम आएगा। लेकिन आप नहीं समझते कि कुछ बातें, कुछ मामलात ऐसे भी हो गए कि जिसके बाद आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी कुछ थी और वो उस हद तक ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो सकी, उस हद तक वो उसमें दिखाई नहीं दी उनके फैसलों में। वो उसमें देखें, वो तो एक अच्छी डिबेट है, जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं, देखें वो आप ठीक है। डिबेट समेट दीजिए। जी। आप डिबेट समेट दीजिए। हाँ, नहीं, वो उसमें उनका एक ये है ना कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अगर आप नवाज शरीफ कन्फ्रंटेशन ना करते, थोड़ा-सा कदम पीछे हटा देते, मिलिट्री को जब जनरल मुशर्रफ के साथ थोड़ा-सा वो हुआ था कन्फ्रंटेशन, तो आप जनरल मुशर्रफ की बात मान लेते, तो मार्शल ना लगता, पार्टी के लिए इतनी मुश्किलात ना होती, आप जेल में जाते, एक्साइल में ना जाते, एंड पार्टी तोड़-फोड़ ना होती। वो एक ओपिनियन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। बट दूसरी तरफ ये है कि व्हाट वाज़ नवाज शरीफ ट्राइंग टू डू? वो चाहते थे कि जिस तरह फॉरेन पॉलिसी के अमन हो, दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर हो गई हैं, पाकिस्तान इंडिया। वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो उनको 8 महीने के बाद, बहुत बड़ा कदम है ये, कि वो बुलाते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया आज भी जिस तरह से फ्लैश पॉइंट है, दुनिया की नज़र में न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, दोस्ती होना, अमन होना बड़ा लाज़मी चीज़ है। एंड दैट इज़ व्हाट नवाज शरीफ डिड। उन्होंने लेके आए, पीस अकॉर्ड लाहौर साइन किया, मीनार पाकिस्तान पर लेके गए वाजपेयी साहब तारीख को। का हिस्सा है, वो तारीख का तख्त हिस्सा पर, बड़ा हाँ। एक ब्रेक थ्रू था। लेकिन जनरल मुशर्रफ नहीं चाहते थे ये।
इस वजह से उन्होंने सलूट भी करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, वहाँ आने से भी रिफ्यूज़ कर दिया था वाघा बॉर्डर पे। तो वो एक मेरे तो ख़्याल से अब ये कहना कि जी वो ना करते, तो हाँ ठीक है ना करते। लेकिन आप जब भी कोई बड़ी चीज़ करने जाते हैं, जिस तरह अनवर सादात थे इजिप्ट के बिल्कुल। प्रेज़िडेंट, इजिप्ट और इज़राइल की भी 3 जंगें हो चुकी थी। ठीक। अब इनके इनके जो इनके जो भी एडवाइज़र्स वगैरह ने कहना शुरू किया कि यार हम क्या लड़ते ही रहेंगे, यही तरीका है। अभी हमने 3 दफ़ा लड़ के देख लिया, इज़राइल को हम नहीं हरा सके, बल्कि हम हारे हैं, हमने गिव अप किया। हमने बैतुल मुक़द्दस भी हम 1967 जैसे इतना मुक़द्दस एक हमारा पूरे इस्लाम के लिए सिनाई डेज़र्ट्स जो इजिप्ट के थे, इसी तरह से सीरिया ने बहुत लॉस किया। ये सारी चीज़ें जो मसाइल हैं, हम चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट हो और हम ये भी चाहते हैं कि इज़राइली स्टेट हो, ये उनकी थिंकिंग थी। तो उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एग्री किया, उन्होंने मुआहदा किया इज़राइल के साथ, लेकिन ही पेड द प्राइस। वो 1 साल के बाद एक परेड में अनवर सादात को उन्हीं की फ़ौज के किसी ने व्हिच वाज़ वेरी मार के अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। मार दिया। बट वो देखें बड़ा कदम उठाते हैं, कभी भी कोई दुनिया में आगे नहीं जाता जब तक आप रिस्क नहीं लेते। ये आपकी जॉब का भी हिस्सा होता है और आप जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होते हैं, अब स्टेटस को तो बड़ा आसान होता है ना। और पाकिस्तान जैसी कंट्री में स्टेटस को अगर रहेगा तो पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होगा ना। पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए आप स्टेटस को तोड़ना पड़ता है। अभी स्टेटस क्या है? अभी स्टेटस को ऐसे ही है। बिल्कुल तो शहबाज शरीफ साहब के साथ में आपकी बातचीत अच्छी रही, नवाज़ शरीफ साहब की पॉलिसीज़ को आप मानते रहे, उसको पसंद करते रहे, अभी भी आपकी गुफ्तगू जी, से बिल्कुल। तलक रहा है ये? मेरा सिंपल सा है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने पीएमएलएन जॉइन की थी नवाज़ शरीफ की और छोड़ी है शहबाज शरीफ की। बड़ा सिंपल सा। और मुझे ये बताइए ना, अब आप क्या देखते हैं? मैं चाहती तो दीगर मामलात पे भी बात करना हो, लेकिन जी, जी। चलें इस जी, जी। लिहाज से बात करें तो हो जाए। मरियम नवाज़ साहिबा को कितने नंबर्स देते हैं आप? किस चीज़ क्योंकि उनके ऊपर तनकीद बहुत होती है, बहुत तनकीद उनके लुक्स को लेकर, जिस तरह से वो खुद को कैरी करती है, और पसंद भी बहुत किया जाता है, पसंद भी किया पहली जाता बात ये है कि मैं है, और उनके कोई काम के ऊपर भी। पर्सनल लाइफ पर मैं तो बहुत बहुत शदीद अच्छी बात। मुखालिफ हूँ कि जी उनकी पर्सनल लाइफ को कोई भी क्रिटिसाइज़ करे। नहीं करना चाहे चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। हम सब अब देखें, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें। हम सब अगर हमारे पास खुद अपना पैसा है, हम अच्छे कपड़े पहने। कोई सादगी से रहना चाहता है, कोई अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, इसमें तो चॉइस है। बिल्कुल You ऐसे can't- है। अगर उनके अपने पैसे हैं, हाँ, हुकूमत के पैसे ही इस्तेमाल करके अगर वो कपड़े खरीदते हैं, तो मैं सबसे आगे बढ़ती क्रिटिसाइज़ करूँ। और ये बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया में भी कई चीज़ें उनके पर्सनल लाइफ के हवाले से, उनके रिलेशनशिप नहीं के हवाले से, सही है। आई थिंक इट इज़ सो बैड और इसको कंडेम करना चाहिए सबको। मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती किसी मुल्क और की। उनका काम? और उनके काम के हवाले से मुझे ज़ाहिर है बहुत से आई हैव इश्यूज़। देखें, एक सबसे बड़ी बात ये है, इसमें भी कोई ख़राब नहीं होता कि आपने ओवरहेड ब्रिज बना दिया या अंडरपास बना दिया या आपने बसें मंगवा ली या आपने किसान कार्ड इशू कर दिए और रिकॉर्ड कर्जा मुद्दत में कर दिया। और रिकॉर्ड चले, मुझे नहीं पता, बट रिकॉर्ड मुद्दत में आपकी बात मान लेता हूँ। देखिए, बात ये है कि आप जब आप पोजीशन में होते हैं ना, जिस पोजीशन में मरियम है या जिस पोजीशन में हुकूमत उनकी पार्टी है, उसमें आपको ये कार्ड्स वार्ड्स निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। नहीं होता। मैं बताता हूँ ना, देखिए ये कार्ड्स आप तब निकालते हैं जब आप मईशत को आगे नहीं लेके जा सकते। आपने 25 करोड़ अवाम का ख्याल करना है। आपने मिसाल के तौर पर पंजाब में 12-13 करोड़ पॉपुलेशन है। कार्ड्स आप कितने 5 लाख बाँट देंगे। बसेस आप 10 लाख लोगों के मंगवा लेंगे। आपके अच्छे कोई प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देंगे, जो कि कोई ख़राबी नहीं है बाय द वे। लेकिन आपका असल काम ये है कि आपकी पॉलिसी ऐसी हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। वही मरियम नवाज़ पंजाब में वो काम कर रही हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा फैसलाबाद में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गई। बहुत बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है पिछले 2 साल ले लें या पिछले 4 साल में ले लें, रिकॉर्ड हाई हो गई है। इसी दौरान आपकी जो पॉवर्टी है वो तारीख में सबसे बुलंद तरीन बुलंद शरह तरीन शरह पे तो पहुंची। आपको क्या काम करना चाहिए जिससे 25 करोड़ अवाम का फ़ायदा हो, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, पॉलिसीज़ हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा, एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही है। जहाज भी आ रहे हैं। जहाज़ भी आ रहे हैं, वो आपने बड़ा अच्छा है, उस पर मैं अगेन ये जो पॉलिसी का ये हिस्सा है। देखिए, बात जहाज़ की जो लेके है ना, एक हकीकत है कि पाकिस्तान इज़ अ पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री।
ये कोई द नंबर्स से दैट ना, पाकिस्तान जितने भी ये हमारे खत्ते में उसके बाहर ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, और मैं नाम लेता जाऊं, ये सारे हमारे से इकोनॉमिकली बहुत आगे हैं, ठीक है ना। हम बहुत एक गरीब मुल्क हैं और हम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, द नंबर्स से दैट, ओके। तो अवाम का जब बेहतरी की बात आती है और वो डिमांड कुछ करते, तो हम रूलर्स बताते हैं कि जी पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है यार, आप अपने आप को ना मुकाबला किया करें ना दूसरे मुल्कों के साथ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रूलर्स को जो रहन सहन है, बशमुल मरीम नवाज, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, जो भी, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है, उनकी जो फ्रीड ऑफ कार्स है, उनके जो पैलेसेस हैं, उनके जो जहाज हैं, वो जो वेस्टर्न यूरोप के रिच कंट्रीज हैं ना, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यूके ले लें आप, जर्मनी ले लें, एक भी उनका लीडर का रहन सहन हमारे लीडर से ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बल्कि करीब भी नहीं होता। इज इट जस्टिफाइड, इज इट फेयर कि आप न्यूयॉर्क के मेयर के पास जहाज नहीं है, कैलिफोर्निया के मेयर के पास जहाज नहीं है, इंडिया हमारे से इकोनॉमी में कितना आगे, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, उनके किसी चीफ मिनिस्टर के पास जहाज नहीं है। तो मैं सिर्फ और एक हमें उसके क्लोज भी नहीं जाना, नहीं, हमने उसके क्लोज भी नहीं, हमें उसकी एफर्ट भी नहीं ठीक है। करना। हमारा मसला ये है कि ये मैं वही कह रहा हूँ ना, एक बड़ा तजाद है, और सिर्फ लिमिटेड चीफ मिनिस्टर पंजाब तक नहीं है। अगर आप एक कमिश्नर लाहौर को ले लें मिसाल के तौर पर, एक एग्जांपल, आप उसके ऑफिस है, उसके थर्ड वर्ड देखें, उसके पर्क्स देखें, उसके साथ कारें देखें, उसके साथ नौकर चाकर देखें, अब व्हाट इज दिस हैपनिंग। मतलब यहाँ एक कोई आता है, मैं तो बहुत लाहौर इस्लामाबाद या कराची लाहौर या कराची इस्लामाबाद ट्रेवल करता हूँ, मतलब वहाँ जाते हैं हम, जहाँ से निकलते तो एक 4 बंदा प्रोटोकॉल के लिए खड़ा है, कौन है भाई, ग्रेड 20 का कोई बंदा आ रहा है, व्हाट इज दिस यार। अभी आई मीन अवाम भूल गए हैं। अभी आप देख लेना, ऑस्टेरिटी का हम बात कर रहे थे ना, ऑस्टेरिटी के स्कूल बंद कर दिए हैं। बच्चे सबसे पहले कतगन लगती है, हमने बसंत करानी है, बड़ी अच्छी बात है, मैं उसका सपोर्टर हूँ, तो स्कूल बंद कर दें यार। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, बसंत और स्कूल? अगर इफ यू हैव टू मेक अ चॉइस, एंड इन अ कंट्री जहां इतना हम पीछे हैं तालीम में, और उसके साथ साथ आप, प्राइम मिनिस्टर साहब आए कल इस्लामाबाद से, ठीक है ना, चंद घंटों के लिए चंद घंटों, भाई आप कमर्शियल फ्लाइट पर क्यों नहीं आए? आप आवाम से मांग रहे हैं ना सेक्रीफाइस, आवाम पर 55 रुपए आपने पेट्रोल महंगा किया ना, आपकी मजबूरी थी। आप सबसे आगे बढ़ के क्यों नहीं कहते कि देखिए मैंने भी चेंज कर दिया, मैं कमर्शियल फ्लाइट में आ रहा हूँ, आप यहाँ आए। कल मैंने ट्वीट भी किया, कुछ 40 के करीब आपकी कारों का प्रोटोकॉल था। एग्जैक्टली, क्यों भाई, किस सिलसिले में? सारे लोग आए उस सब में। क्या इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर 40 गाड़ियों के साथ फिरते हैं? क्या स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर 40 गाड़ियों के साथ फिरते हैं? और उनके पीछे जो नौकर चाकर है वो सारे हैं। What is this? Is it fair? That is why I say the whole system is rotten. It has to be dismantled. ये फेयर नहीं है। हेलीकॉप्टर में दफ्तर जाना भी फेयर नहीं था, वो भी नहीं फेयर था, बिल्कुल और कार्स का इजरा वहां भी फेयर नहीं था। बिल्कुल तब से बिल्कुल। ऐसे ही चल रहा और होगा। लेकिन ये जो भूख का ना, ये मेरा अल्लाह का शुक्र है कि जब बहुत से लोग कहते हैं "ओह, इमरान खान के ज़माने में ये नहीं होता था", बहुत सी चीज़ों पर क्रिटिसिज्म, और जायज़ क्रिटिसिज्म, चाहे वो ये प्रोटोकॉल की आप बात कर रही हैं, या चाहे आप कुछ और चीज़ों की बात करें कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ कैसे ट्रीटमेंट करनी थी, इलेक्शन के हवाले से। भाई हम, आर वी कंपीटिंग हु इज़ मोर इविल, और शुड वी नॉट compete हु इज़ फार बेटर? कि जी आप जब अपने बच्चों की तालीम देते हैं, बच्चा आके ये कहता है कि आप फेल हो गया है, तो आप मोहल्ले में उसकी एग्जाम्पल देते हैं जो फर्स्ट आता है, उसकी एग्जाम्पल नहीं देते जो फेल होता है, कि अच्छा जी हाँ वो भी तो फेल हुए, और चलो जी आगे चलें। गलतियों को कंपेयर नहीं किया तो जाना चाहिए। नहीं, हम तो ना उन्हें अपने रोज हिसाब बैठ से के ये कहते हैं, बजाय कि आप ये कहें नहीं जी हम तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान के जमाने में क्या होता था, इमरान खान के जमाने में तो आपने क्या कहा था, हम आके ठीक करेंगे ना, या आपने ये कहा था कि हम आके बदले लेंगे, और हम जो आपने किया था उसका भी 100% ज्यादा तो खराब लग कर, रहा है इंतकामी सियासत अभी भी है। इतनी ज्यादा कि जिसकी पाकिस्तान की तारीख में एग्जाम्पल नहीं मिलती। तो मेरे लिए तो ये था कि जब मैं आई वाज, जब ऑपोजिशन में थी पीएमएलएन, आई वाज स्पोक्स पर्सन फॉर नवाज शरीफ एंड मरीम नवाज। इससे बड़ा तो कोई ऑपोजिशन में होता नहीं हो सकता, याद है बिल्कुल। और मुश्किल तरीन वक्त में। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ये हैरानी होती है नज़र, जब वो कोई कहता है भाई मैं तो सबसे आगे बढ़ के इमरान खान के को क्रिटिसाइज़ करता था ना,
तो अब मैं कैसे कि जी ये क्या पावर स्ट्रगल थी या बदले लेने थे कि जी हम जब आएँगे तो हम सब भूल जाएँगे। और वो कि जी वो हर रोज़ जो टीवी पर भी हम सुनते हैं, बहस हो रही होती है, ये इमरान खान के ज़माने में क्या होता था? यार इमरान खान के ज़माने में गलत होता था, आपने सही करना है ना उसको। लेकिन इसमें पीटीआई के ऊपर भी तो थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी जाती है ना, उन्होंने स्टैंडर्ड इतना ऊपर बनाया गुफ्तगू के जी, अंदर ही जी। और फिर उसके बाद में उसको मीट नहीं किया और ये तर्ज़ नहीं बदला। इमरान खान नो इमरान खान, वो देखिए मैं कहीं भी हो लेकिन पार्टी उसी नहज पे चल इस रही है, नहीं, उसी मेरा तर्ज ख़्याल पे। है नहीं, ये सही नहीं है बिल्कुल। देखें चलिए आप अ, सही वाली बात सही 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 वाली बात। देखें जो पीटीआई के साथ पिछले 4 साल में हुआ है ना, वो उसके ऊपर जो ज़ुल्म ढाया गया है, उनके लीडर्स को बंद किया गया है, छापे मारे गए हैं, डराया धमकाया गया है, क्या चीज़ नहीं की गई औरतों के साथ। अभी यास्मीन राशिद को देख लेना 3 साल से वो अंदर बंद है, 77 या 78 साल की हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं। उनको आपने पता नहीं हर थोड़े दिन के बाद आते 10 साल की और सज़ा हो गई है, किसी और केस में वो जो क्वेटा में जब 9 मई हुआ था तो उस पर भी उनको सज़ा हो गई है और कराची में फिर वो फैसलाबाद में। आपने ज़्यादातर लीडरशिप को अंदर बंद कर दिया। आपने बाकी लीडरशिप्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया 10-10 साल, 20-20 साल सज़ाएँ दे के। आपने पार्टी को बिल्कुल तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, डरा-धमका के आपने इतना डराया, इतना धमकाया कि आप ज़ाहिर-सी बात है एक नॉर्मल वो हो ही नहीं सकता, नॉर्मल फंक्शनिंग पार्टी हो ही नहीं सकती। अभी आप देखिए ना बैरिस्टर गौहर इज़ चेयरमैन, वो पार्टी में थे ही नहीं 4 साल पहले। सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा वो पार्टी में थे ही नहीं बिकॉज़ सर्वाइवल की जंग है ना। वो जो नॉर्मल उमर अय्यूब और जुल्फ़ी बुखारी या शिपली फराज या वो अंडरग्राउंड हैं या जिस तरह आपके जो उमर चीमा या आपके शाह महमूद कुरैशी वगैरह वो अंदर बंद हैं और चेयरमैन खुद अंदर बंद हैं। तो आई थिंक उस वो पार्टी को और फिर आपको इंसाफ के दरवाजे सारे बंद हैं। सो नहीं होना नहीं चाहिए। मैं तो बड़ा उनका सपोर्टर हूँ इस बात। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस आर्गुमेंट को आप कैसे लेते हैं कि भई दीगर सियासी जमातें हैं, वो पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, तो वो भी इसी छलनी से छनते हुए पहुँचे हैं। नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। हुँ। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? दीगर पार्टीज़ भी इसी सब से गुज़री। तो देखें ना एग्ज़ैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि जो पीएमएलएन थी, वो पीएमएलएन ने एक सबक सीखा। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि नवाज़ शरीफ जॉइंट ज़िया-उल हक और उनकी वजह से वो सियासी रहनुमा बने। ज़िया-उल हक एक ब्रूटल डिक्टेटर था, उनको याद दिलाया जाता है बहुत दफ़ा। लेकिन नवाज़ शरीफ ने उसके जो जो भी उनको फ़ायदा हुआ था ज़िया-उल हक से, उसकी बहुत बड़ी प्राइस पे की। जब उन्होंने 17 अप्रैल 1993 को ही वाज़ प्राइम मिनिस्टर और वो टीवी पर आके उन्होंने प्रेज़िडेंट के बारे में गुलाम इसहाक़ थे, उन्होंने कहा था आई विल टेक नो डिक्टेशन। उस दिन कर्ज़ उन्होंने उतार दिया था वो ज़िया-उल हक एंड ही वाज़ रेडी टू बी फायर्ड एंड द नेक्स्ट डे गुलाम इसहाक़ फायर्ड हिम एज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो आप हर तो वो जब वो अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, फिर 99 में मार्शल लॉ उनके खिलाफ लगे, उनको अटक जेल में बंद किया गया, एग्ज़ाइल हुआ, 2014 में उनके खिलाफ धरना हुआ, 2017 में डॉन लीक्स, पनामा, डिस्क्वालीफाई, ये जेल, सभी बेटी को भी डाल दिया, पार्टी को तोड़ दिया सारा। तो वो फिर किस चीज़ के लिए किया था? फिर 93 में ही ना पंगा करते। मतलब आप फिर आप वैसे ही रहते ना, फिर फ़ायदा क्या था? ये पीपल्स ये पार्टी ने इतनी बड़ी जद्दोजहद की बेनज़ीर शहीद मतलब उनकी शहादत क्यों हुई भई? या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो जो 8-9 साल ज़िया-उल हक की ब्रूटैलिटी थी, वो सारे उसके बाद 40 साल, 50 साल के बाद आप कह रहे हैं, नहीं, प्रैग्मैटिज़्म इज़ द बेटर वे फॉरवर्ड, बट दिस इज़ नॉट राइट। हमारे जो व्हाट आर आवर आइडियल्स? कायदे-आज़म का क्या तसव्वुर था पाकिस्तान के बारे में? वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल उसकी ही तर्जुमानी है। इसलिए ऑल वी आर सेइंग इज़ कि वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान चलना चाहिए। अच्छा देखिए, मुझे ये बताइए कि एक वो वक़्त था जब पीएमएलएन का मुकद्दमा आप लड़ते थे, जी, लड़ता था। ठीक है? जी। लड़ भी जाते थे मुझे याद है भरपूर अंदाज़ में। और एक अब का वक़्त है, अज़्मा बुख़ारी हों या फिर दीगर लोग हों, तनकीद आपको पता है ये करनी पड़े अगर ना किसी सहाफ़ी को, किसी भी पोज़ीशन होल्डर के लिए, किसी भी सिटिंग मिनिस्टर के लिए कि भाई फ़ेक न्यूज़ का मुकद्दमा आपके ऊपर दर्ज हो, ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट होता है। तो आप कैसे देखते हैं? आप तो बहुत ज़ोर लगाते थे, दमदार तो अभी भी लोग बहुत एक हैं तो लेकिन फेक मुकद्दमा सही नहीं लड़ा जा रहा।
क्या लगता है आपको? मतलब ऑपोजिशन की तरफ से सही नहीं लड़ा जा रहा? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर सीएम पंजाब के तर्जुमान हैं, तो वो फँस जाते हैं बात करते हुए। जबकि वो तो पूरी बात एनर्जी ही के गलत साथ बात करती कर हैं रहे तो होते फिर हैं। तो बचना ही चाहिए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, जब जहाज़ का इश्यू सामने आया, तो एक सहाफ़ी ने पूछा कि ये जहाज़ का मामला, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अस्मा बुखारी ने कि ये पंजाब एयरलाइन के लिए जहाज़ है। झूठ बोला ना। मरियम औरंगज़ेब ने उसके बाद क्या कहा? ये पंजाब हुकूमत का जहाज़ है। ठीक है? राना सनाउल्लाह ने, आज़म तारड़ ने, तलाल चौधरी ने, सब ने कहा ना कि पंजाब कहना हुकूमत पड़ा। का, और है पंजाब हुकूमत का। उन्होंने कहा एयरलाइन क्या है? हम एक एयरलाइन बना रहे हैं, कुछ जहाज़ लीज़ करेंगे, कुछ खरीदेंगे, ये उसी की एक कड़ी है। अभी कितना इससे ज़्यादा फेक न्यूज़ क्या हो सकती है? देखिए, आज़मा बुखारी ने तो एक औरत और बच्चा उसका वो गटर में गिरा, मेहतौल वाला जो तो वाक़या उन्होंने कहा कि नहीं गिरा, और उसकी वजह से आप इतनी सीनियर रहनुमा हैं, तो सारी जो एफ़र्ट करनी थी उनको ढूँढने के लिए, अगर ये थिंकिंग है हुकूमत पंजाब की कि उसको दबा दें इश्यू को, तो प्रेशर क्यों आता किसी को जिन्होंने ढूँढना था? फिर आपने एक एक समा का रिपोर्टर था, उसने मरियम नवाज़ से गलती से निकल गया। वो तो हो जाता है कि जी पता नहीं वो नवाज़ शरीफ नवाज़ शरीफ ये मरियम नवाज़ की पॉलिसी पे एग्ज़ैक्टली, काम करती हैं। तो वो उसने रिपोर्टर ने अपलोड कर दिया। तो आपने आपने उसको दीवार फलांग के सिविलियन क्लोथ्स में लोग गए और उसको उठा के लेके चले गए। आई मीन व्हाट इज़ दिस यार? आई मीन ये कोई तरीका होता है हुकूमत करने का? इज़ दिस द वे? ये अगर इस तरह से आपने तो ऐसे शो किया है कि हम जो मर्ज़ी करना चाहिए। आप नहीं समझते इस वक़्त पाकिस्तान मुश्किल सूरत-हाल पे गुज़रा है, और मैं आलमी मंज़रनामे के बारे में बात कर रही हूँ इस वक़्त। बड़ी इस हिसाब से सिचुएशन है, जी। और पाकिस्तान अच्छा डील कर रहा है। मैं ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग के तनाज़ुर में बात कर रही थी। आप क्या समझते हैं इस बारे में? पाकिस्तान की पोज़ीशन चैलेंजिंग भी है और काम भी हम ठीक कर रहे हैं। अच्छा, हम जो है ना, हम उन चीज़ों में खुश होते हैं कि हमारा नाम कितना हो रहा है, कि बीबीसी पर पाकिस्तान का नाम आ रहा है, सीएनएन पर आ रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ रहा है, गार्डियन में आ रहा है, अल जज़ीरा पर आ रहा खुशी तो होती है। है। अरे सुन तो लेना पहले, क्योंकि वी आर नॉट हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, वी हैव बीन हियर सेवरल टाइम्स, और हमने अपने आप को ये बड़ा प्लेयर साबित करने में कितना नुकसान कराए। 79 से पहले पाकिस्तान वाज अ नॉर्मल टॉलरेंट लिबरल सोसाइटी। पाकिस्तान में एक पटाखा नहीं पड़ता था, पाकिस्तान में कोई नफ़रतें नहीं थी, कोई एक्सट्रीमिज़्म नहीं था, टॉलरेंट सोसाइटी थी। इतनी टॉलरेंट थी कि कराची की अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें, कि कराची में नाइट क्लब्स भी थे, डिस्कोज़ भी थीं और बार्स भी थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों को पूरी आज़ादी थी, और वही लोग, कराची वाले, जब वोट डालने का वक़्त आता था, जमात इस्लामी या राइट विंग पार्टीज़ को वोट डालते थे, और राइट विंग पार्टीज़ ये नहीं कहती थी कि इनको तोड़ दें नाइट क्लब को। टॉलरेंस होती ये एक्सेप्टेबिलिटी, भई आपने जिस तरह दुबई है, आपने पूरी रात डांस करना है ना, आप जाएँ नाइट क्लब में, डिस्को में, पूरी रात इबादत करनी है, जाएँ आप मस्जिद में। दोनों की अपनी राय है, थोपी नहीं जा सकती स्टेट। जैसे कायदे-आज़म ने कहा था कि रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है स्टेट से। कहा था ना 11 अगस्त 1947 को जो तकरीर की थी, वेदर यू आर हिंदूज़ और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट और पारसीज़, जो फ़ॉलो करना चाहिए। आप मुकम्मल अपने आज़ादी। मस्जिद में जाना है, मंदिर में जाना है, आपने जहाँ जाना है, आपको मुकम्मल आज़ादी है, कोई स्टेट नहीं डिफाइन करेगा क्या होना चाहिए। सो पाकिस्तान 79 तक ये था। सो आपने जब एक बड़ी गेम खेली ना, बड़ी गेम, आप अब मुल्क टूट चुका है 8 साल पहले, और फिर आप एक बड़ी गेम खेलने जा रहे हैं कि जी ओ जी अमेरिका हमें कितनी तारीफ़ें कर रहा है, सारा यूरोप हमारी तारीफ़ कर रहा है। सोवियत ऑक्यूपेशन हुआ 79 में, आप घुस गए, आपने मुजाहिदीन के थ्रू जंग लड़ी, सोवियत यूनियन को भगा दिया यहाँ से, और पाकिस्तान की वो तारीफ़ें होती थीं, इससे तो बहुत ज़्यादा होती थी, वो तो 8 साल जंग चल रही थी। सो ज़ियाउल हक को प्रेज़िडेंट रीगन बुलाते थे, और व्हाइट हाउस में वही रेड कार्पेट और तारीफ़ें, और बड़ा ज़बरदस्त। सोवियत यूनियन चला गया, तो अमेरिका, हम फिर बाद में कह रहे थे उन्होंने छोड़ दिया हमें, और उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हमारे ऊपर। जैसे ही ख़त्म हुई, फिर 9/11 हुआ। एक फ़ोन कॉल आई मुशर्रफ साहब के पास, 24 घंटे में उन्होंने सारी डिमांड्स मान ली। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान होना शुरू हो गया। 3 वर्ल्ड लीडर्स थे 9/11 के बाद, 3 सिर्फ़, एक बुश, एक ब्लेयर और एक मुशर्रफ।
वो जी देखिए पाकिस्तान का कितना नाम आ रहा है। अच्छा, कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की गुर्बत में कोई कमी हुई है, और अगले 20 पाकिस्तान साल की में मैशत हुई ठीक है। हुई है, पाकिस्तान में बेरोजगारी कम हो गई है, वो नहीं कोई पूछ रहा। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान का नाम आ रहा है ना, मालदीव्स का नाम आता है कभी? वियतनाम का आता है, कंबोडिया का आता है, बांग्ला यही जगह है ना, अभी डेस्टिनेशंस में बता आ रहे रहते हैं, हैं। बांग्लादेश का आता है? नहीं आता ना। आए इन थे वैसे अच्छा अभी प्रोटेस्ट में अच्छे खासे। हाँ, उनकी मईशत कहाँ है? और कहाँ थी और पाकिस्तान से कितनी आगे चली गई है? ये जो एक आम आदमी है, आजकल कहा ये जा रहा है कि पीएमएलएन में इसकी जगह नहीं है। और मैं ये पूछने पर मजबूर हूँ कि क्या उम्मीदवार को टिकट देने का क्राइटेरिया पहले की निस्बत बदल गया है? और तब्दीली आई है तो क्या आई है? क्या पहले भी टिकट लेना आसान था? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था, हमेशा से मुश्किल था। टिकट लेना देखे ना, एक तो कई जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीएमएलएन का, वो पंजाब है, ठीक है? अब आप लाहौर की एग्जांपल ले लें। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, वो ऐसी है कि अगर जीटी रोड जीत जाए ना, तो आप इस्लामाबाद में हुकूमत बना लेंगे और ज़ाहिर है आप पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। तो कंपटीशन बहुत है। टिकट जिनको चाहिए होता है, एक हल्के में लाहौर में मिसाल के तौर पर एक हल्का ले लें, आप अयाज सादिक का हल्का ले लें। अब अयाज सादिक पिछले कुछ 5-6 इलेक्शन उससे जीते, वहाँ बहुत बड़े बड़े स्टालवर्ड्स होंगे ना, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा होगा। इसी तरह से जहाँ से शहबाज शरीफ लड़ते हैं, मरीम नवाज़ लड़ती हैं, नवाज शरीफ लड़ते हैं, उसके अलावा भी बहुत से दूसरे लोग हैं। अली परवेज़ हैं, जिस तरह आजकल पेट्रोलियम मिनिस्टर है, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पर्सन। तो बहुत ज़्यादा टफ होता है टू गेट द टिकट। और यही हालत होगी झेलम में, यही हालत है पिंडी में, यही फैसलाबाद में, सही। यही हर जगह। और फिर कई जगह आपको पता है फिर ज़्यादती भी होती है, कोई ज़्यादा क्लोज होता है जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक फैसलाबाद के जो प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग गाय, पढ़े लिखे हैं, और उनको टिकट नहीं मिलता, क्योंकि शायद उनकी इतनी ज़्यादा पहुंच नहीं है, सिफारिश नहीं है। तो ये तो होता है, और हर पार्टी में होता है, इसमें लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। पीएमएलएन सिर्फ नहीं है, पीटीआई में भी होता है, पीपीपी में भी होता है, ये तो होती है, इट्स अ नेचुरल थिंग। पीटीआई में निस्बतन नए चेहरे आपको फिर भी चलिए नजर आ जाते हैं। ये आने चाहिए। समझिएगा ये जो आने आपने चाहिए। बात की है ना, देखिए मैं इस पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं ना रूलिंग, उनको ख्याल करना चाहिए कि जो मिसाल के तौर पर जो लोग 90s में पैदा हुए, ठीक है ना, अर्ली 90s में, वो 30 साल 32 साल के हैं। फिर उसके बाद जो पैदा हुए 20 साल 25 साल के, वो जब से टीवी लगा रहे हैं, वही इसहाक डार, वही परवेज़ रशीद, वही एहसन इकबाल, वही ख्वाजा आसिफ, वही आसिफ अली ज़रदारी। आई मीन इट्स अनफेयर ना। वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, वो एक डिफरेंट जनरेशन है। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का जो यूथ है, जो कि 60% से ज़्यादा है, उनकी एस्पिरेशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान किस किस्म का पाकिस्तान। ये बेसिक इशू है या उनका इतना कदीम हो जाना? दोनों चीज़ें ना, जब आप कदीम हो जाते हैं तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपको एस्पिरेशन, एक जो लड़की आज जा रही है, लम्स में जा रही है, 20 साल की लड़की, या आईबीए जा रही है, या आगा खान यूनिवर्सिटी जा रही है, या कॉलेज में जा रही है, उसकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक बिल्कुल डिफरेंट पाकिस्तान देखना चाहती है। वो सीधा-सीधा पाकिस्तान को मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, या देखता है ये, और वो नेचुरल सी बात है। उसको ये है कि जी मुझे अगर यूएस में या यूके में मौका मिले यूनिवर्सिटी में जाने का, तो पाकिस्तान के नाम की वजह से अगर मुझे नहीं होगा तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। दुबई में आज लोगों को नौकरी मिलती है, नौकरी अच्छे पढ़े लिखों को, लेकिन उनको वर्क वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तान के नाम की वजह से। तो वो क्या चाहेगा? वो यही कहेगा ना, इस हकदार के हवाले से, यार आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कह रहे हैं वॉशिंगटन में पता नहीं किस-किस से बातें कर रहे हैं, वाइस प्रेज़िडेंट से बातें कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। ओ भाई मेरा भी तो सोचिए ना, मुझे तो दुबई में बड़ी ज़बरदस्त जॉब मिल गई थी और आई कांट गेट अ वर्क वीज़ा। सो मेरे लिए मुश्किलात में ही था। आप किसी एक पाकिस्तानी से पूछ लें कि 90s में पाकिस्तानीज़ को कहीं दुनिया का वीज़ा मिलना आसान था या अब है? थिंग्स हैव बिकम वेरी, वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये फरमाइएगा, घर में सियासी माहौल को इस्तेहकाम की जानिब गामज़न रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, नहीं? बिल्कुल। पहली बात तो ये देखें,
आप अलग हैं, जी नहीं, हमारा हाँ, बिल्कुल दोनों नहीं, पॉलिटिकल विजन्स नहीं, अलग। एक एक तो चीज़ है कि हमारे फैमिली हमने जो इनहेरिट किया था, अब ज़ाहिर है अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिट करते हैं आपके इंटरेस्ट जो होते हैं अपने फादर से। तो हम बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्टेड, हम हर चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। उस पैशन के साथ चाहे अमेरिकन पॉलिटिक्स हो, हम उस तरह से फ़ॉलो करते हैं जैसे हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स फ़ॉलो करते हैं। आज की बात नहीं, जब हम 12, 13, 15 साल के थे, तो हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन उस तरह से फ़ॉलो करते थे। तो कहने का मतलब स्पोर्ट्स में भी सिर्फ ये क्रिकेट, हॉकी नहीं, स्विमिंग भी, एथलेटिक्स भी, वो स्पोर्ट्स जो कि इतना यहाँ कवर भी नहीं होती, फुटबॉल है। सो कहने का मतलब ये है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू डिस्कस, बजाय कि आप लड़ाई करें। क्रिकेट है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, अमेरिका की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ओवरऑल यूरोप में क्या हो रहा है, फिर इकोनॉमी, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें, बैंक्स, तो आपके पास बहुत चीज़ें होती हैं डिस्कस करने। अब आप बिल्कुल आपको कुछ और आता ही नहीं है, सिर्फ आपने ये करना है, तो फिर तो लड़ाई, रुझाने फिर पर तो आप लड़ाई झगड़ा ही होगा। ये नहीं और फिर सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह मैंने कहा, जो पाकिस्तान के आइन में जब आप मल्टी पार्टी सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें ये होता है कि हर इंडिविजुअल का राइट है अपना ओपिनियन रखने का, जो ज़रूरी नहीं कि आपके ओपिनियंस के बराबर हो। तो आप जब ये एक चीज़ राइट देते हैं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं उसका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से, तो आप उसको दलाइल देने की ज़रूरत नहीं, लड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बताइए वो अगले 10 मिनट कब आएँगे जिसमें आप अगले 10 साल का डिसीजन लेंगे? अगले 10 साल के लिए क्या प्लानिंग है? पॉलिटिकली क्या करना है? क्या सोचा है? देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक़्त पहले मेरे पास बहुत से लोगों ने कहा था शायद मैं पीटीआई जॉइन कर रहा हूँ, और अगर इमरान खान बाहर होते तो मैं शायद कर भी लेता। शायद क्या, मैं ज़रूरी कर लेता। इस वक़्त पार्टी में भी इतना वो है। फिर एक अलायंस बना, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें जो पीटीआई भी उसका हिस्सा है। असद कैसर जो पीटीआई के हैं, वो सेक्रेटरी जनरल हैं, और महमूद अचकज़ई चेयरमैन हैं, और सो पीटीआई सलमान राजा भी उसका हिस्सा हैं, जो पीटीआई के। सो पीटीआई पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट ग्रैंड अलायंस, सो आई एम पार्ट ऑफ दैट। आई एम द इकोनॉमिक स्पोक्सपर्सन of that broader alliance, also part of the political committee. तो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, देखेंगे आगे क्या होता है। एक नई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने सुना था, वो उसके अंदर थोड़े से नाम थे, शायद आपका भी नाम था उसमें। कौन सी? कुछ शाहिद याद आया? खान? शाहिद जी, खान? जी, जी, बिल्कुल। जी, बड़े शाहिद खान, आई थिंक मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस पाकिस्तान एवर हैज़ प्रोड्यूस्ड। हुँ, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। इंटेलिजेंट हैं, हुँ। मेहनती हैं, शरीफ हैं, बिल्कुल भी करप्ट नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो पाकिस्तान में, जो मैं अभी ये नहीं बात कर रहा था, इतने प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें, खुद कार चलाते हैं, इस सब सब कोई गाड़ी नहीं होता, कोई ड्राइवर नहीं, कोई शोर शराबा नहीं है। और ये बड़ी शदीद इसकी ज़रूरत है। वैसे मैं बता दूं, मैं भी वही वैसे ही रहता हूँ, अभी भी पार्क करने में, यहाँ आने में बड़ी मुश्किल हुई थी। बट फिर तो मुश्किल लाइफ शुड बी लाइक चाहिए। दैट, आसान होनी चाहिए ना दूसरों के लिए रहने में। यहाँ तो हमारे एक दफ़ा अगर कोई गवर्नर बन जाए ना, मसला ये होता है उसके बाद, गवर्नर हटने के बाद उसकी ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके जहाज़ में सबसे आगे सीट ना मिले तो वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते, बेइज्जती की बात है ना। निहाल हाशमी साहब के साथ ऐसे ही होने वाला है? अब निहाल हाशमी जब हटेंगे तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मैं तो अभी तक की दूसरों की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से प्रोटोकॉल और पुलिस और फिर ये और सब, मैं लाइन में क्यों खड़ा हूँ? हालाँकि आप भाई, अगर अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम दे दिया है, ये तो वो होता है ना जिसको कोई जानता नहीं है, तो वो कहता है कि यार मुझे सब लोग देखें, वो कहेंगे यार बहुत बड़ा आदमी होगा। आप ये सब कुछ बिल्कुल मिस नहीं करते। वे आपको इससे ज़ीरो, कोई ज़ीरो, दिलचस्पी मुझे नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे 12वें रो में जहाज़ में सीट मिल जाए, लाइन में घंटा लगना पड़े, मैं कोई इश्यू नहीं होता। ज़बरदस्त। क्योंकि एक चीज़ सबसे सिंपल सी बात है, ये मुल्क में आपको इन हर चीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट देखनी पड़ती है। बिल्कुल। आई थिंक आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, मुझे तालीम का मौका मिला है इन अ कंट्री जहाँ तालीम इतनी फुकदान है, और बेहतरीन तालीम का, बेहतरीन जगह काम करने का मौका मिला। पॉलिटिक्स गई तो बेहतरीन मुझे ओहदे मिले, मिनिस्टर बना, गवर्नर बना। व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? बिजनेस है मेरा, बड़ा अच्छा बिजनेस है।
तो फिर फिर और क्या करना है? फिर गुस्से क्यों होना है? फिर किस चीज़ के लिए एक्सपेक्ट करना है? गवर्नर आप 5 साल रहें या 2 साल रहें या 14 साल रहें, व्हाट डिफरेंस डज़ इट मेक? तो फिर क्या समझे देखने वाले हमारे? आप खाकान साहब की पार्टी, आप पीटीआई। देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान तो खान सवाल वापस आएगा तो फिर वही करेगा। तो मैंने एक जगह दावत थी तो सारे इमरान के हेटर्स बैठे थे। एक है ना पाकिस्तान में इमरान हेट ग्रुप है, अच्छा, जो वो कहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल चला जाए लेकिन इमरान खान ना दोबारा आए। तो इतनी शदीद नफ़रत है जो मैं कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। तो मैं दूसरी कहता हूँ तरफ कि भी ये अब नहीं इमोशन कर है, उलट अब करके। कोई ख़राब चीज़ नहीं होगी अगर इमरान खान बाहर आ जाएँगे और हुकूमत में आएँगे। एक तो उनको हुकूमत में आना चाहिए बिकॉज़ ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर, आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? बाय फार द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर। उनकी पार्टी आप देख लें ना 2024 के इलेक्शन कितना तोड़-फोड़ किया है, कितना मारे उनको उनको मारा, सिंबल नहीं दिया। बावजूद इसके कि एक उस दिन सुबह को 8 फरवरी 2024 को एक एक जिसको कहते हैं ना साइलेंट रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आई थी। करोड़ों लोग निकले कराची से पेशावर तक और उन्हें खामोशी से जाके ये भी नहीं पता था कि ये जो मैं कैंडिडेट है इसका रैकेट है, बैंगन है, क्या सिंबल है और फिर भी जाके वोट उनको दिया। बहुत बड़ी बात। तो मेरा तो ख़्याल ये है कि आई थिंक ही डिज़र्व्स टू कम आउट। उनके खिलाफ केसेस इतने झूठे बनाए गए हैं सारे, सारे सारे 100%। 100% केसेस 100 गलत है। सारे सर ऐसे। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है। अब अभी एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं ना, यही नवाज़ शरीफ थे ना, पनामा, फलाना, धमाका, जेलें, सब कुछ थे ना केसेस। जब हवा का रुख दूसरी तरफ हुआ, तो वही नवाज़ शरीफ बाहर से आते हैं और जो वो अंगूठे लगवाने हैं कोर्ट में, वो कोर्ट वाले एयरपोर्ट पर चलिए, यहाँ इंसाफ तो है ही नहीं ना। हवा का रुख देखते हैं कब बदलता है। हाँ, हाँ, ये भी अभी देखते हैं। करीब आ गया वक़्त। चलिए हैं? अच्छा, जी, खबर दे रहे हैं आप? हाँ, खबर दे रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं ये ठीक है। प्रेज़ेंट सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है ना। अगर मेजॉरिटी को आप दीवार से लगा के रख के आप मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। हम ना गवर्नर के ही बड़ी गद्दी की बात कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि कामरान टिसौरी साहब का जाना, उसको आप कैसे देखते हैं? फिर नाम तो बशीर मेमन साहब का था, तो निहाल हाशमी साहब आ गए। चलिए अब आ गए हैं, क्या देखते हैं आप? क्या डिलीवर करें? देखिए, पहली बात तो है कामरान टसूरी जो है ना, एक तो मैं कभी भी किसी के बारे में दोनों एस्पेक्ट्स पे बात ज़रूर करता हूँ। क्योंकि ये नहीं होता कि बिल्कुल ही ख़राब आदमी है, उसकी हर चीज़ ख़राब है, ऐसा हो नहीं सकता ना। इंसान में कुछ अच्छी चीज़ें होती कुछ। सो कामरान टसूरी जब बने थे तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे। कामरान टसूरी ने बहुत सी चीज़ें बड़ी पॉज़िटिव की, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव की। एक तो उन्होंने गवर्नर हाउस को अवामी बनाया, जेन्युइनली। मैं खुद गवर्नर रह चुका ना, मैं वो नहीं कर सकता था जो कामरान टसूरी ने किया। ये बहुत बड़ी बात होती है पाकिस्तान में। एक बिज़नेसमैन, बड़े बिज़नेसमैन को किसी गवर्नर से या मिनिस्टर से मिलने में जितनी दिक्कत होती है, यहाँ इन्होंने ट्रेन के जो कुली हैं, वो भी आके मिल सकते थे। बहुत बड़ी बात है। यू हैव टू एडमायर दैट एंड दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम कामरान टसूरी। दूसरी बात ये, कामरान टसू कराची का हाल बहुत ख़राब है, है। हम सबको पता है। रोडें टूटी हुई हैं, पानी का निज़ाम नहीं है, टैंकर से पानी आता है, गटर में ढक्कन नहीं होते, बच्चे मर जाते हैं। कामरान टसूरी जो टिपिकल गवर्नर होते हैं ना, वो इस पर बातें नहीं करता कि ये उनका काम नहीं है। लेकिन वो जो बात करते थे, धड़ल्ले से करते थे। मेरा ख़्याल है कि जो ये होता है ना कि जी आइन क्या कहता है कि उन्होंने बात करनी है, मेरा ख़्याल है अगर आपने आवाज़ एक बंद कर दी उसकी, जो कराची के प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता था, जो बात करता था खुल के, जो जिसकी वजह से एक प्रेशर होता है ना हुकूमत सही। पर कि भाई यहाँ तो लोग कहते हैं यार एक ढक्कन के बारे में गवर्नर बात कर, एक बच्चा मर गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो वो अगर उस पर बात कर रहा है या वहाँ पहुँच के गुल प्लाजा में आग लगी, गवर्नर पहुँच गया वहाँ और वहाँ जो लोग बेचारे बाहर हैं, उनके लिए वो खाने और ये सारे कर रहे तो हैं, कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी मिसाइल के बारे में। और हुकूमतों पर प्रेशर होता है ना, रोडें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, तो अगर कोई बात कर रहा है तो आपको आपने आवाज़ बंद करा दी। ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ।
आपने कराची देखे ना गवर्नर, मैं ये नहीं कह रहा कि, और मैं भी बात करता हूँ कराची के लिए, लेकिन मेरे में और सिटिंग गवर्नर में एक फ़र्क है। हालाँकि मैं तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, टीवी पर जाता हूँ, सब जगह मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन 99% लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं पहुँच नहीं सकती ना। तो गवर्नर के पास एक ओहदा है, तो आप इस्तेमाल करें ना उसको, किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें जिससे अवाम की बेहतरी हो, ताकि भई सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनके ऊपर प्रेशर हो ना कि भई ये नहीं है कि आपकी सारे तारीफ़ कर रहे हैं। अब निहाल हाशमी ने क्या कहा कि इस तरक्की के सफ़र में जो पीपल्स पार्टी कर रही है, मैं आपके साथ हूँ। तरक्की? कौन-सी तरक्की हो रही है? आपको क्या नजर नहीं आई वो तरफ? तो अब आप ये देखें ना कि इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी से अगर कोई भी चीज़ नहीं होगी, तो फिर कोई क्रिटिसिज़्म नहीं होगा ना, आवाज़ नहीं आएगी। बशीर मेमन साहब कहाँ गए सब में? अच्छा, बशीर मेमन का पता नहीं क्यों मुझे तो कभी भी शक नहीं था। एक है जो सिंध के हवाले से, जो कि मैं एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ मेरिट पर होना चाहिए। एक एक जब से पाकिस्तान बने, एक स्टैंडर्ड, एक अनरिटन रूल है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो सिंधी स्पीकिंग होगा और गवर्नर जो है वो उर्दू स्पीकिंग होगा। तो अनफॉर्चुनेटली बशीर मेमन पैदा इंटीरियर ये फर्स्ट अब है। तो इसलिए वो नहीं बन सकते। लेकिन अगर वो इंटीरियर सिंध में पैदा ना होते तो सिंध मुस्लिम लीग के इज्जत सदर भी ना होते। है। ठीक। तो इसमें हालांकि मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मैं बहुत दफ़ा बड़ी मीटिंग्स वगैरह में भी इस चीज़ का, यार वर्ड मेरिट पर होना चाहिए ना। अगर कोई सिंधी स्पीकिंग है, सिंध का गवर्नर उसको बनाएं। अगर कोई उर्दू स्पीकिंग है, ज़बरदस्त है, तो उसको, अगर वो मेजॉरिटी पार्टी से, तो उसको चीफ मिनिस्टर बनाएं। ये कौन सा तरीका है कि ज़बान कौन सी है आपकी भाई? अच्छा, आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, अच्छा आप गवर्नर नहीं बन, ये क्या लॉजिक है? मेरिट की हम बात करते हैं, मेरिट पर ही बनना चाहिए। तो अच्छा, दूसरे हैविंग सेड दैट, अगर मेरे से आप पूछेंगे और मेरे पास चॉइस होती है, अगर इन दो लोगों में, बशीर मेमन और निहाल हाशमी में, तो मैं निहाल हाशमी को ही बनाता। उसकी वजह बिल्कुल सही कुछ फैसला नहीं। हो गया। उस नहीं, मैं कहता हूँ अगर मेरे पास चॉइस इन दोनों में होती अच्छा, ठीक है। ओके। निहाल हाशमी इज़ अ पॉलिटिकल वर्कर, जिन्होंने पॉलिटिकल जद्दोजहद की है और बहुत साल की है, और मुश्किल और अच्छे वक़्त दोनों में पार्टी का साथ दिए। ये एक उनका क्राइटेरिया था। लेकिन उनको मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि वो जो साथ देने का उन्होंने कहा है ना कि तरक्की के सफ़र में वो साथ दें, तरक्की नहीं हो। नहीं ओके। बहुत शुक्रिया थैंक आपकी यू सो आपका। मच। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें बड़ी ऑनेस्टी के साथ बताई आपने।